परी का जादुई बदसूरत करने वाला काजल। ये कहानी परियों की दुनिया की है, जहाँ पर दिव्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत परी रहा करती थी। दिव्या परी रानी परी की बेटी थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। इस बात को लेकर उसकी माँ यानी कि रानी परी बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। एक बार की बात है, दिव्या परी अपने कक्ष में शीशे के आगे बैठी थी और बाकी की दो दासी परियां मिलकर दिव्या परी को सजा रही थी। तभी दिव्या परी कहती है, अरे ये क्या, मेरे बालों पर जो तुमने फूल लगाए हैं वो ताजे क्यों नहीं लग रहे? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बालों में सिर्फ ताजे फूल ही अच्छे लगते हैं? माफ कर देना दिव्या परी, माली परी ने कहा कि आज कोई फूल नहीं खिला, इसलिए उन्होंने कल के फूल दे दिए। चली जाओ यहाँ से और जाकर माली परी को बोलो कि अगर अभी के अभी मुझे ताजे फूल नहीं मिले तो मैं उसे महल से निकाल दूंगी। दिव्या परी की ये बात सुन वहाँ से एक दासी परी चली जाती है। तभी दिव्या परी दूसरी दासी परी से बोलती है, आज तुमने मेरे कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं किए हैं क्या? किए हैं दासी परी, मैंने आपके वस्त्रों को 2 बार इस्त्री किया है। मुझे तो नहीं लग रहा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं सब जानती हूँ, तुम सब मेरी खूबसूरती से जलती हो, इसलिए तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी। मैं इस पूरे परी लोक की सबसे खूबसूरत परी हूँ। कुछ भी करके तुम लोग मेरी खूबसूरती नष्ट नहीं कर पाओगी, समझी तुम? इतना कहकर दिव्या परी दासी परी को लात मार देती है। डर के मारे दासी परी वहाँ से भाग जाती है। दिव्या परी को अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा घमंड था, इसलिए वो हमेशा महल के दास दासियों को अपमानित करती रहती थी। वे दोनों दासियां जाकर दिव्या परी की शिकायत उसकी माँ रानी परी से कर देती है। रानी परी दासियों की बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी रानी परी के पास उसकी एक सहेली आती है और कहती है, क्या बात है रानी परी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मेरी चिंता का कारण मेरी बेटी दिव्या है सोनिया परी। क्यों रानी परी, आखिर ऐसा क्या कर दिया दिव्या परी ने? सोनिया परी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी दिन पर दिन अपने रूप को लेकर अहंकारी होती जा रही है। वे अपने आसपास के लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। महल की दासी परियों के साथ, माली परियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस बारे में तो मैंने भी सुना है रानी परी कि तुम्हारी बेटी में अपनी खूबसूरती का बहुत अहंकार आ गया है। मैं भी उसी चिंता में हूँ सोनिया परी, क्योंकि दिव्या परी मेरी इकलौती औलाद है। दिव्या परी ही इस परिलोक की उत्तराधिकारी है। अगर वही परिलोक की परेशानियों को नहीं समझेगी तो बाकी की परियां विद्रोह कर उठेगी। तो फिर इसका कोई तो उपाय होगा ना रानी परी? मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे लगता है रानी परी, हमें इस बारे में परियों की देवी से बात करनी चाहिए। अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। उनके अलावा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा सोनिया, अब परियों की देवी ही हमें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती है। मैं कल ही उनके पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह रानी परी परियों की देवी से मिलने के लिए निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर परियों की देवी रहा करती थी। वहां जाकर रानी परी हाथ जोड़कर कहती है, हे परियों की देवी, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हूँ। अगर इस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की तो कुछ समय बाद पूरा परिलोक संकट में पड़ जाएगा। मेरी मदद करने के लिए प्रकट हो देवी, प्रकट हो। रानी परी की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर परियों की देवी प्रकट होती है। देवी को देख रानी परी कहती है, प्रणाम देवी। कहो रानी परी, तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मैं बहुत गंभीर समस्या में फंस गई हूँ देवी, उसी के समाधान के लिए आपके पास आई। कैसी समस्या रानी परी? उसके बाद रानी परी विस्तार से अपनी बेटी दिव्या परी के रंग रूप के अहंकार के बारे में सब कुछ बताती है। ठीक है रानी परी, मैं इसका उपाय आपको अभी बताती हूँ। इतना कहकर परियों की देवी अपने जादू से एक काजल प्रकट करती है और कहती है, ये लीजिए रानी परी, आप ये काजल ले जाइए। जब राजकुमारी सो जाएंगी तो आप इस काजल में से उनके माथे पर एक टीका लगा दीजिएगा। समय आने पर दिव्या परी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इतना कहकर देवी रानी परी को वो काजल देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रानी परी उस काजल को घर ले आती है
और उस काजल को देखते हुए बोलती है, ना जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो निश्चित है कि ये काजल मेरी बेटी को बदसूरत बना देगा, लेकिन मुझे उसकी भलाई के लिए ये कार्य करना होगा। मुझे देवी पर पूरा भरोसा है। उस रात जब दिव्या परी सो जाती है तो रानी परी चुपके से उसके कमरे में जाकर देवी के दिए हुए काजल का एक टीका दिव्या परी के माथे पर लगा देती है, जिससे कि दिव्या परी बेहद बदसूरत हो जाती है। अपनी बेटी को देख रानी परी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एक दासी दिव्या परी के कमरे में जूस लेकर जाती है और कहती है, उठिए दिव्या परी, मैं आपके लिए फलों का रस लेकर आ गई हूँ, कृपया कर इसे पी लीजिए। तभी दासी की नजर दिव्या परी के चेहरे पर जाती है, जो कि बेहद बदसूरत लग रही थी। ये सब देख दासी के हाथों से जूस का गिलास नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, बाप रे, दिव्या परी इतनी ज्यादा बदसूरत हो गई। इतना कहकर दासी वहाँ से भाग जाती है। दासी के चिल्लाने की आवाज सुन दिव्या परी की आँख खुल जाती है और वो भागते हुए शीशे के पास जाती है और अपनी सूरत देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? अब महल के सभी लोग दिव्या परी की सूरत देखकर उससे डरने लगे थे। कोई भी उनके नजदीक नहीं जाना चाहता था। दिव्या परी को तो मानो सदमा सा लग गया था और वो खुद से ही वादा कर लेती है कि अब वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। वो घूंघट करके और अपना इंसानी रूप लेकर पृथ्वीलोक के एक वन में आ जाती है। चलते चलते दिव्या परी एक झोपड़ी के पास पहुंचती है। झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया चूल्हे पर खाना बना रही थी। दिव्या परी उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगी? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। इतना कहकर बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर से ग्लास में पानी लेकर आती है और पानी देते हुए कहती है, तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है बेटी? मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ बूढ़ी अम्मा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरा कोई घर बार नहीं है बूढ़ी अम्मा, मैं अकेली हूँ। इतना कहकर दिव्या रोने लगती है। तब बूढ़ी औरत कहती है, रो मत बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। उसके बाद से दिव्या परी उस बूढ़ी औरत के साथ झोपड़ी में रहने लगती है। दिव्या परी समय मिलने पर जंगल में घूमा करती थी और जंगल की खूबसूरती को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। हरे भरे पेड़, खूबसूरत जानवर, पक्षियों, ये सब देख उसे बहुत अच्छा लगता था। ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये फूल कितने सुंदर है, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। इन सारी चीजों में सिर्फ मैं ही बदसूरत हूँ, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अगर उन्होंने मुझे बदसूरत नहीं बनाया होता तो मेरी पूरी जिंदगी परीलोक के महल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही बीत जाती और असली खूबसूरती को मैं अपने जीवन में कभी समझ ही नहीं पाती। इतना कहकर दिव्या परी इधर उधर घूमकर प्रकृति सुंदरता का आनंद उठाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बहुत खूबसूरत हिरन उसके सामने घायल अवस्था में पड़ा है। वो तुरंत अपना घूंघट करके भागती हुई उस हिरन के पास जाती है और कहती है, अरे ये कितना खूबसूरत हिरन है, इतने प्यारे जानवर को किसने चोट पहुंचाई? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं ज्यादा कष्ट नहीं होने दूंगी। मैं अभी ठीक कर दूंगी तुम्हें, देखना तुम फिर से चल फिर पाओगे। इतना कहकर दिव्या परी आसपास से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करके उस हिरन के ऊपर लगा देती है। जड़ी बूटी लगने के बाद उस हिरन को अच्छा महसूस होता है और वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ वहीं पास में खड़ा एक राजकुमार देख रहा था। उस राजकुमार ने ही हिरन का शिकार करने के लिए उस पर वार किया था। ये सब देख वो मन में सोचता है, कितनी प्यारी आवाज है इस लड़की की और इतनी ज्यादा दयालु है, आखिर ये है कौन? राजकुमार दिव्या परी के पास जाता है और कहता है, तुम कौन हो लड़की और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं बस इस जंगल में रहती हूँ। तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा हृदय इतना खूबसूरत है तो तुम्हारा चेहरा तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। दिव्या परी राजकुमार की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है।
राजकुमार दिव्या परी का पीछा करते हैं और जब दिव्या परी झोपड़ी के अंदर चली जाती है तो वो भी वापस अपने महल लौट जाते हैं। राजकुमार को पूरी रात नींद नहीं आती, वो केवल दिव्या परी के ख्यालों में खोए हुए थे। आखिर कौन है वो लड़की? मैं क्यों उसके लिए इतना बेचैन हुआ जा रहा हूँ? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बार उससे और मिल लूं। मैं कल सुबह ही उस लड़की से दोबारा मिलने जाऊंगा। अगली सुबह राजकुमार दिव्या परी से मिलने चले जाते हैं और वो उस झोपड़ी के बाहर खड़े होकर कहते हैं, यहाँ कोई है क्या? कोई है तो बाहर आइए। राजकुमार की आवाज सुनते ही दिव्या परी बाहर आती है और मन में सोचती है, अरे ये तो वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगा? रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद दिव्या राजकुमार के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद राजकुमार कहते हैं, क्या तुम यही रहती हो? हाँ, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने राजमहल लेकर जाना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, ये असंभव है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। मुझे तो तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगती। तुम्हारा हृदय कितना खूबसूरत है। पशु पक्षियों के प्रति इतनी दया भावना है तुम्हारे मन में। मेरा चेहरा देखकर आप डर जाएंगे। तुम्हारा बाहरी रूप का मुझे कोई मोह नहीं है। तुम्हारा आंतरिक सौंदर्य ही मेरे लिए काफी है। मनुष्य मन का सुंदर होता है, तन का नहीं। तुम अपने चेहरे से ये कपड़ा हटा लो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। राजकुमार के कहने पर दिव्या परी अपने चेहरे से घूंघट हटा लेती है। जब वो घूंघट हटाती है तो वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जितनी खूबसूरत वो पहले थी, उसे देखकर राजकुमार कहते हैं, अरे वाह, क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो? नहीं राजकुमार, मैं बहुत बदसूरत हूँ। राजकुमार दिव्या परी को नदी के पास लेकर जाते हैं और नदी में उसकी परछाई दिखाते हैं। अपने आप को वापस पहले जैसा खूबसूरत देख दिव्या परी बहुत खुश होती है और वो अपना परी रूप ले लेती है और राजकुमार को अपने परी होने की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, राजकुमार, मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। परंतु अब मैं दोबारा से खूबसूरत हो गई हूँ और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तुम एक परी हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन उससे पहले राजकुमार, आपको मेरे साथ परी लोक चलना होगा और मेरी परी माँ से बात करनी होगी। राजकुमार दिव्या परी की बातें मान जाता है। उसके बाद वो दोनों परी लोक जाते हैं और दिव्या परी राजकुमार को रानी परी से मिलवाती है और साथ में सारी बातें भी बताती है। सारी बातें जानकर रानी परी हाथ जोड़कर परियों की देवी का धन्यवाद करती है और साथ में राजकुमार का भी धन्यवाद करती है और फिर बहुत ही धूमधाम से दोनों का विवाह करा दिया जाता है। इस प्रकार जादुई बदसूरत करने वाला काजल दिव्या परी को अच्छा सबक सिखाता है और उसका घमंड चकनाचूर करके रख देता है। जादुई विशाल लहंगे का घर। रतनपुर नाम के एक गांव में 4 सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम आरती, दूसरी का नाम पिंकी और तीसरी चौथी का नाम पायल और कंगना था। चारों सहेलियां बचपन से ही साथ खेलती हुई बड़ी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 10वीं पूरी करके 11वीं में दाखिला लिया था, लेकिन चारों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। चारों सहेलियां में कंगना के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बाकी के तीनों सहेलियां तो बहुत अमीर थी, लेकिन कंगना एक गरीब परिवार से थी। कंगना के पिता नहीं थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। कंगना गरीब थी तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था और वो कभी भी अपनी सहेलियों की मदद करने से नहीं चूकती थी। एक बार की बात है, स्कूल में सभी बच्चों को असाइनमेंट बनाने का काम मिलता है। 4 में से 3 सहेलियां तो अपना असाइनमेंट बना लेती है, परंतु आरती असाइनमेंट नहीं बना पाती है। अगले दिन जब चारों सहेलियां स्कूल जाती है, तब टीचर कहते हैं, सभी बच्चे अपना अपना असाइनमेंट अपने टेबल पर रखिए, मैं चेक करने आ रहा हूँ। सभी बच्चों ने अपना अपना असाइनमेंट टेबल पर रख लिया, परंतु आरती बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसने तो असाइनमेंट बनाया ही नहीं था। कंगना आरती से कहती है, क्या हुआ आरती, तुम घबरा क्यों रही हो? अपना असाइनमेंट निकालो। कंगना,
कल मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस पार्टी में चली गई थी, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं बना पाई। अब तो सर मेरी बहुत पिटाई करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, तुम एक काम करो, मेरा असाइनमेंट रख लो और मेरा नाम काट कर अपना नाम लिख लो। सच में कंगना? लेकिन फिर सर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? तुम मेरी दोस्त हो। इतना कहकर कंगना अपना असाइनमेंट आरती को दे देती है। जब टीचर कंगना के पास आते हैं तो कहते हैं, कंगना तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? सर मैंने अपना असाइनमेंट बना लिया था, लेकिन मैं लाना भूल गई। मैं कल पक्का ले आऊंगी सर। झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पास कोई और बहाना नहीं था क्या कंगना? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ लग रहा है कि तुमने असाइनमेंट बनाया ही नहीं है। अभी से भी समय है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वरना फेल हो जाओगी। अब सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाओ। टीचर के कहने पर कंगना सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाती है। थोड़ी देर बाद जब लंच हो जाता है तो कंगना की बाकी 3 सहेलियां उसके पास आती है और फिर आरती कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंगना, और साथ में मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। माफी किस लिए? मेरी वजह से तुम्हें पूरे क्लास के सामने उठक बैठक करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं पागल, लंच हो गया है, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद चारों सहेलियां खाना खाने चली जाती है। कंगना के अलावा बाकी तीनों बहुत अच्छा खाना लाया करती थी, लेकिन कंगना सूखी रोटी और चटनी लेकर आया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी तीनों सहेलियां उसको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं करवाती थी कि उसका खाना अच्छा नहीं है। वो तीनों बड़े ही चाव से कंगना का खाना भी खाया करती थी। वैसे कंगना, तेरे घर की धनिया की चटनी तो बहुत ही कमाल की होती है, खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ आरती, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कंगना के घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। रहने भी दो अब तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों को सैंडविच और कटलेट के आगे मेरी सूखी रोटी और धनिया की चटनी थोड़ी ना अच्छी लगती होगी। तुम तो बस मेरा दिल रखने के लिए कहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कंगना, अब तू ज्यादा मत बोल और चुपचाप से खाना खा, समझी? बड़ी आई। इसी तरह उन चारों में बहुत प्यार था। कुछ समय बीत जाता है और उनकी दोस्ती में कोई भी बदलाव नहीं आता है। एक बार की बात है, कंगना का बर्थडे आने वाला था। उसी विषय में कंगना की तीनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। गाइस, कंगना का बर्थडे आने वाला है और तुम्हें तो अच्छे से पता है उसके घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं और तीनों मिलकर उसे एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। हाँ, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या? हम सब कोई जॉब तो नहीं करते, तो हम इतने सारे पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे? अपनी पॉकेट मनी से। हमें हर हफ्ते पॉकेट मनी तो मिलती है ना। हम तीनों अपनी अपनी पॉकेट मनी सेव करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी प्लान करेंगे और उसके लिए एक एक्सपेंसिव सा लहंगा खरीदेंगे, क्योंकि उसके पास कोई लहंगा नहीं है और उसे लहंगा बहुत पसंद है। तीनों आपस में कंगना के बर्थडे की प्लानिंग कर लेती है। अब वो तीनों अपनी हर हफ्ते की पॉकेट मनी सेव किया करती थी। दिन बीतते जाते हैं और समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। कंगना के बर्थडे से एक दिन पहले पिंकी और पायल आरती के घर जाती हैं और तीनों अपने अपने पैसे काउंट करती है। हम तीनों के पैसे मिलाकर टोटल 2000 रूपए हुए हैं। 2000 में हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? देख, 1000 में तो हमारी पार्टी प्लान हो जाएगी, बाकी के 1000 रूपए का लहंगा खरीद लेंगे। कौन देगा तुझे 1000 रूपए का लहंगा? तुझे पता नहीं है लहंगे का प्राइस कितना ज्यादा होता है? हाँ, मुझे दुनियादारी की नॉलेज कहाँ है? हम सबकी दादी अम्मा तो तू ही है ना। यार गाइस, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अभी हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं उस पर फोकस करो। हम एक काम करते हैं, मार्केट चलकर पता कर लेते हैं, क्या पता हमें कोई 1000 रूपए का कोई अच्छा सा लहंगा मिल जाए। पिंकी की बात मानकर वो तीनों मार्केट चली जाती है। तीनों मार्केट तो चली जाती है, लेकिन उन्हें पूरा मार्केट घूमने के बाद भी 1000 रूपए का लहंगा कहीं नहीं मिलता। वो तीनों काफी मायूस हो जाती है। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, यार हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन हमें शाम हो गई है और अभी तक हमने कुछ भी अरेंज नहीं किया है। न ही लहंगा मिला और अभी तक हमने उसके बर्थडे के लिए डेकोरेशन भी नहीं किया। आज रात को 12 बजे ही हम उसे सरप्राइज देने वाले थे।
मायूस मत हो यार, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है ना। चल घर चलते हैं। इसके बाद तीनों अपना मुंह लटकाकर घर की ओर जाने लगती है। तभी उन्हें अचानक से सुनसान रास्ते पर एक दुकान दिखाई देती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ 1000 रुपए से कम दाम में ही लहंगे मिलते हैं। ओए, अचानक से यहाँ पर ये दुकान कहाँ से आई? हम मार्केट भी तो इसी रास्ते से गए थे, उस टाइम तो कोई दुकान नहीं थी। चल अब तो अपना गोबर वाला दिमाग लगाना बंद कर, क्या पता हमने ना देखा हो इस दुकान को। चल अंदर चलकर देखते हैं। वो तीनों अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की लहंगा बेच रही थी। उन्हें उस दुकान में 1000 रुपए में ही एक बहुत खूबसूरत लहंगा मिल जाता है, जिसे पाकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होती है और उस लहंगे को लेकर वो तीनों आरती के घर चली जाती है। आरती कहती है, गाइस हमें लहंगा तो मिल गया, अब हमें डेकोरेशन करना है, चलो लग जाओ अपने अपने काम पर। उसके बाद वो तीनों आरती के घर में ही बहुत अच्छा बर्थडे का डेकोरेशन करती है। डेकोरेशन करने के बाद वो तीनों कंगना के घर जाती है और पायल कंगना से कहती है, सुन कंगना, यार तुझे तो पता है हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हम तीनों ही पढ़ने में बिल्कुल बेकार है। हम चारों में सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज तू ही है। आज प्लीज हमारे साथ आरती के घर चलना। हमने सोचा है हम रात को बैठकर ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। कंगना मम्मी से पूछ कर आती है और उसके बाद वो तीनों आरती के घर चले जाते हैं। आरती के घर में दूसरे कमरे में बैठकर वो लोग झूठ मूठ का पढ़ाई करने का ढोंग करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वो सभी जोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे कंगना। अरे यार, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था? मुझे तो खुद ही मेरा बर्थडे याद नहीं था। थैंक यू सो मच। अच्छा अब किताबों को छोड़ और हमारे साथ चल। वो तीनों मिलकर कंगना को डेकोरेशन किए हुए रूम में लेकर जाती हैं। इतनी अच्छी सजावट और सुंदर सा केक देखकर कंगना बहुत खुश होती है। तभी वे लोग उसे लहंगा देते हैं। कंगना को लहंगा भी बहुत पसंद आता है और वो तुरंत अपने पुराने कपड़े चेंज करके वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा कंगना के ऊपर बहुत जच रहा था। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों के साथ केक कट करती है और पूरी रात वो लोग बहुत डांस करते हैं और पार्टी करते हैं। सुबह कंगना अपनी सहेलियों से कहती है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना ये बर्थडे जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। चल चल अब ओवर एक्टिंग मत कर। कंगना की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद कंगना अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कंगना की माँ भी बहुत खुश होती है। कंगना ने लहंगा पहना हुआ था। वो लहंगा पहनकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट पकवानों में बदल जाता है। ये सब देख कंगना को कुछ भी समझ नहीं आता। अरे ये सब कैसे हुआ? जैसे ही मैंने इस खाने को छुआ, मुझे ये स्वादिष्ट पकवान मिल गया खाने के लिए। फिर कंगना वो स्वादिष्ट पकवान बहुत खुश होकर खा लेती है। अभी तक उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका लहंगा जो उसकी सहेलियों ने उसे गिफ्ट किया है वो एक जादुई लहंगा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक बार की बात है, एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। कच्चा मकान होने के कारण कंगना का मकान बारिश में ढह जाता है और कंगना और उसकी माँ बेघर हो जाती है। कंगना आस पड़ोस के लोगों से बहुत मदद मांगती है। मदद करो काकी, देखो हमारा घर ढह गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? तो हमसे क्या कह रही है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कंगना मायूस होकर वापस अपनी माँ के पास चली जाती है, जो टूटे हुए मकान के आगे खड़ी होकर रो रही थी। रो मत माँ, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी अचानक से कंगना का जादुई लहंगा, जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था, एकदम से बहुत बड़ा आकार ले लेता है और एक लहंगे के घर के रूप में बदल जाता है। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो जाती है। माँ, ये तो वही लहंगा है जो मेरी सहेलियों ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अच्छा, इसका मतलब उस दिन जो अचानक से अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने आ गए थे, वो इस लहंगे के जादू से हुआ था। मतलब ये लहंगा जादुई है।
चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस लहंगे के घर के अंदर जाती हैं। वो घर बहुत ही विशाल था और बहुत आलीशान भी था। वहाँ उनकी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद थी। कंगना बहुत खुश होती है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसकी तीनों सहेलियाँ उसको बुलाने आती है, लेकिन वहाँ पर उसका घर ना देखकर एक लहंगे का विशाल घर देख वे तीनों हैरान हो जाती है। आरती, क्या ये अपनी कंगना का घर है? हाँ, और तुझे ये लहंगा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? अबे ये तो वही लहंगा है जो हमने उसको बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वे लोग इस तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी कंगना घर से बाहर निकलती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद वो चारों सहेलियां उस दुकान पर जाती है जहां से उन्होंने वो लहंगा खरीदा था। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो कोई दुकान ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ आएगा भी नहीं बुद्धू, क्योंकि तेरे दिमाग में गोबर जो भरा है। इस तरह चारों सहेलियां हंसने लगती है। उस दिन के बाद से जादुई लहंगे के घर की वजह से कंगना को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अब वो अपनी सहेलियों की तरह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।